चलिए, तो प्रीवियस सेशन में हमने जोमेटो कंपनी के ऊपर क्या किया था, एनालिसिस किया था यूजिंग अ स्क्रीनर, राइट। अभी हमें और कुछ कंपनीज है जिसके ऊपर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, यानी स्क्रीनर इस पर्टिकुलर जो आपका वेबसाइट है या जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम कैसे क्विक स्पैन ऑफ टाइम के अंदर एक फंडामेंटल चीज़ों को चेक कर सकते हैं, राइट। तो मैंने कुछ चेकलिस्ट आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बताया था कि आप लोगों ने एटलीस्ट ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो क्या वो फंडामेंटल्स बातें हैं जो एकदम क्विकली आपने देखना चाहिए, राइट। तो यूजिंग अभी हम लोग फिलहाल में किसका इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, स्क्रीनर की। स्क्रीनर की हेल्प से हम किस तरीके से फंडामेंटल बहुत कम समय में स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहला जो पार्ट था जो कि हमने प्रीवियस कुछ सेशंस के अंदर डिस्कस किया हुआ है, कवर किया हुआ है, और वो क्या था आप लोगों का, कंपनी का प्रोफाइल, मतलब कि इन शॉर्ट कंपनी का बिजनेस। आपको सबसे पहले क्या समझना जरूरी, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका बिजनेस को समझें, क्योंकि आप अल्टीमेटली कंपनी में पैसे नहीं लगा रहे, कंपनी के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस सॉलिड है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है, या टर्न अराउंड अगर प्रॉफिट है, कि चलो करंटली प्रॉफिट में नहीं है लेकिन एक उस बिजनेस के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, तो फिर डेफिनेटली आपने ऐसे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो कंपनी का हम लोगों ने क्या करना है, बिजनेस मॉडल को समझना है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, राइट, किस लाइन में वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनका मेन कोर बिजनेस का पार्ट क्या है, उनके कस्टमर्स कैसे हैं, उनका बिजनेस का नेटवर्क कैसा है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए। तो कंपनी प्रोफाइल के बाद फिर मैंने कहा था कि आप लोगों को दूसरी चीज़, जब भी आप शेयर खरीदो तो आप लोगों ने क्या जरूर चेक कर लेना चाहिए, शेयर होल्डिंग या फिर जो प्रमोटर्स है उनका पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इन शॉर्ट। आपको दूसरी चीज क्या चेक करनी चाहिए, शेयर होल्डर पैटर्न्स। तो शेयर होल्डर पैटर्न्स में भी हम लोगों ने क्या बात किया था कि भाई शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जब भी आप चेक करोगे तो आपको ध्यान रखना है तीन चीजों को बहुत ज्यादा। एक तो पहला आप लोगों को देखना है प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, एफआईएस की होल्डिंग कैसी है, और डीआईएस की होल्डिंग कैसी है, राइट। अगर विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कॉजेस अगर प्रमोटर्स भाग रहे हैं उस कंपनी से, यानी उनकी स्टेक्स कम हो रहे हैं, तो थोड़ा उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, राइट। एफआईएस के साथ भी वही काम है, डीआईएस के साथ भी वही काम, और इसके अलावा लास्ट आपको एक और सेगमेंट मिल जाता है पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना ये तीन क्या है, आपके इंस्टीट्यूशनल्स लोग हैं जिन्हें कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेल्ड नॉलेज रहती है। तो आपने इनके होल्डिंग पैटर्न को क्या करना चाहिए, एक इनके फुटप्रिंट पे आपने चलना चाहिए, राइट। तो हम लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर डिस्कशन किया हुआ था, करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने और जो बात किया है कुछ रेशियोज की, राइट। हम लोगों ने कहा था कुछ रेशियोज हम लोगों ने चेक करने चाहिए, और उसके अलावा हम लोगों ने कोर फिनेंशियल स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। तो आज के इस पूरे सेशन में मैं आप लोगों के साथ पहले तो डिस्कस करूंगा किसी भी कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे चेक करना। हालांकि प्रीवियस सेशन में भी मैंने इसके ऊपर आपको ओवरव्यू दे रखा है, बट स्टिल अब देखो, फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं बात करूं तो अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब आप फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने में ही अगर आप पूरी इन डिटेल ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट चेक करोगे तो आपके आराम से, अगर आप एक एक फिगर्स को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में अगर स्टडी कर रहे हो तो पूरा दिन जाना है आपका सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हुए, वेरीफाइड करते हुए। तो क्या हमारे पास इतना समय है तो डेफिनेटली हमने पूरे डिटेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जाने चाहिए। अदरवाइज जो कोर एरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, लाइबिलिटी, सभी को पता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, देखो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट से मिलती है, इनकम स्टेटमेंट बनता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, ये तीन चीजें होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड बात बता रहा हूँ। उसमें आप लोगों को कुछ लाइबिलिटीज और कुछ एसेट्स देखने को मिल जाती है, करेक्ट। तो लाइबिलिटीज में याद रखना शेयर कैपिटल आपको मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट दिखेंगे, राइट। तो शेयर कैपिटल मतलब इन्होंने अपने कितने शेयर्स फेस वैल्यू के मार्केट में बेच रखे। इफ शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इट मींस कंपनी ने नए शेयर्स और इशू किए, मतलब कंपनी ने और फंड रेज किया है। और फंड रेज अगर डेवलपमेंट के लिए हो रहा है तो गुड। कोई भी कंपनी जब फर्दर फंड रेज करती है तो उनका जो मेन इंटेंट या जो मेन मोटिव होता है वो फंड डेवलपमेंट होता है, इन एक्सपांशन उनका क्या होता है, मेन मोटिव होता है। तो आपको शेयर कैपिटल देखना है,
90% केसेस में आपको ये कांस्टेंट नजर आएंगे, बट समहाउ कहीं शेयर कैपिटल कम हो सकते हैं, कहीं शेयर कैपिटल बढ़ सकते हैं। तो जब शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं, राइट, जब शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने फर्दर शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं। फर्दर पब्लिक को या फिर डायरेक्टर्स को इन्होंने शेयर इशू कर रखा है। और अगर आपको शेयर कैपिटल डिक्रीज होते हुए नजर आए तो समझ लो इन्होंने अपने क्या कर लिया, बाईबैक कर लिया। इन लोगों ने क्या कर लिया है, बाईबैक। तो सर बढ़ना अच्छी बात है नहीं है, कम होना अच्छी बात नहीं है, कैसे पता चलेगा? देखो इसके पीछे फिर हमें कहानी समझनी पड़ेगी। अगर शेयर्स कम हुए हैं तो कंपनी ने बाईबैक की है। अच्छा, कोई कंपनी बाईबैक कब करेंगी? अगर कंपनी खराब होंगी तो क्या बाईबैक करेंगे क्या? अगर मान लो आपको पता है कि आपके शेयर की यार कोई आगे चल के वैल्यू नहीं रहने वाली, तो क्या जबरदस्ती आप उन शेयर को वापस खरीदोगे क्या? नहीं। बाईबैक कब किया जाता है? जब कंपनी को भी पता है कि हमारे कंपनी के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और आज अगर मेरी कंपनी 90 रुपए पे ट्रेड कर रही है, मेरे को पता है कि मेरी कंपनी के अंदर वो दम है कि 1 साल के अंदर इसका भाव 150 हो सकता है, तो प्रमोटर्स क्या करेंगे, उस या कंपनी के जो भी मैनेजमेंट है वो क्या करेंगे, वापस मार्केट से वो शेयर अपने पास ला लेंगे ताकि प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा बाहर ना जाए। तो जनरली बाईबैक इसी कंडीशन पे होता है जब कंपनी के पास एम्पल लेवल का प्रॉफिट होता है और कंपनी नहीं चाहती कि उसका मैनेजमेंट डाइल्यूट हो, बाहर के ज्यादा लोगों को उसमें हिस्सेदारी मिले, तब बाईबैक होता है। तो इसके लिए पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मतलब बाईबैक हो रहा है तो हमेशा ये अच्छी ही चीज होंगी, राइट। तो बाईबैक के पीछे का रीजन क्या है? क्या इन्होंने बहुत ज्यादा शेयर ऑलरेडी मार्केट में बेच दिए थे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूँ, मेरे ऑलरेडी मार्केट में 70% शेयर किसी और को बेच दिए गए, इसका मतलब प्रमोटर के पास तो मात्र 30% बचे। तो ये भी तो हो सकता है जो मार्केट में 70 है उसमें से अगर किन्हीं बड़े प्लेयर्स ने धीरे धीरे इधर उधर से खरीद के 50% से ज्यादा होल्डिंग कर लिया, तो वो तो होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, फिर सीधा सीधा कंट्रोल कर लेगा वो। तो कई बार ये सामने वाली कंपनी होल्ड ना करे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या किया जाता है, यहाँ पर बायबैक किया जाता है, राइट। तो वो भी एक बायबैक का क्या होता है, मेजर रीजन होता है। तो बाईबैक हो, आपको कहानी पूरी समझनी पड़ेगी बाईबैक को लेकर कि किस तरीके से बाईबैक करने का इनका ऑब्जेक्ट क्या है। उसी तरीके से फर्दर जब पब्लिक ऑफर्स आते हैं तो वो भी आपको पूरी कहानी देखनी है कि क्यों इन्होंने नए शेयर मार्केट के अंदर बेचे। अगर ग्रोथ और एक्सपांशन इनका मोटिव था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, शेयर कैपिटल देखना है। 90% केसेस में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कांस्टेंट। 10% चांसेस है इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं, अगर इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस तो भाई कुछ भी हो, ये तो आपको लगातार क्या होता दिखना चाहिए, इंक्रीज, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस अगर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि उस कंपनी के अंदर एक प्रॉफिट पोटेंशियल है, कंपनी लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसमें से काफी पैसा वो अपने रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रख रही है। तो ये एक चीज हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रिजर्व एंड सरप्लस के अलावा जो आपको कोर जो पोर्शन है उस पर ध्यान देना चाहिए वो है बोरोविंग्स, राइट। देखो किसी भी कंपनी के लिए बोरोविंग होना अच्छी बात नहीं है। उधार पैसे लेकर बिजनेस करना, व्यापार करना, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि आप एक जो बिजनेस वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो अगर मान लो मेरा बोरोइंग कॉस्ट बड़ा कम है तो मेरे को बोरोइंग करने में क्या हर्ज है। अगर मान लो मैं कहीं से बोरो करता हूँ और मुझे उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट देना है, और अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मोर देन 10% है, लाइक अब 15% है, तो बोरो करने में क्या हर्ज है। तो ये आपको चेक करना है। बोरोविंग करना हमेशा हार्मफुल नहीं है, ये बात याद रखना। लेकिन अगर मैं एक जनरल माइंडसेट से सोचता हूँ, किसी भी कंपनी का बहुत ज्यादा कर्जा ले लेना, क्या ये कर्जे में जाना अच्छे इंडिकेशन है क्या? तो सबसे पहला आंसर इज नो। ज्यादा कंपनी के ऊपर डेप्ट होना अच्छी बात नहीं है, राइट। अच्छा, डेप्ट फ्री कंपनी होना अच्छी बात है कि हाँ यार, कोई कौन नहीं चाहेगा बिना कर्जे के काम करे, हर कोई यही चाहेगा ना हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा ना हो। तो डेप्ट फ्री कंपनी होंगी, बिना कर्जे वाली कंपनी होंगी, कर्ज रहित कर्ज मुक्त कंपनी होंगी, तो ब्लाइंडली आप उस कंपनी में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी को किसी को पैसे देने ही नहीं, कोई उधार बाड़ी उसके ऊपर नहीं है, जो भी प्रॉपर्टीज है वह उनके शेयर होल्डर्स को ही बिलोंग करेंगे। लेकिन अब एक बात समझो, कर्ज लेना मैं बोलता हूँ बुरी बात भी नहीं है, राइट। लेकिन उसके लिए आपको क्या समझना होगा,
कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना है आपका, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितना है, आपने जो पैसा उधार लिया उसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, राइट। से एग्जांपल के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है 10%, और आप ये चेक करो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है उस कंपनी का, आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। से अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% है, मोर देन 10% है, तो क्या हर्ज है भाई उधार लेने में। मैं अगर किसी से 10% उधार लेकर उसको कहीं इन्वेस्ट कर दूं और वहां से अगर मैं 15% कमा लूं तो क्या गलत है। मेरे जेब के बिना पैसे लगाए मैंने किसी और के जेब से पैसे मांगा, उसको 15% की कमाई की, 10 उसको दे दिया, 5 अपने घर ले गया, तो क्या गलत हुआ इसमें, राइट। कोई गलत चीज है क्या, नो, करेक्ट। चलिए, तो बोरोविंग लेना गलत बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको उसके तह तक जाना पड़ेगा कि क्यों बोरोविंग लिया गया है। चलिए, सो बोरोइंग के बाद हम लोगों ने देखो, बोरोइंग को लेकर भी हम लोग दो कहानी की बात कर रहे हैं। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्जा लेना ये आपको डेप्ट और इंटरेस्ट के बर्डन में क्या करेगा, गाड़ देगा। इसलिए बहुत ज्यादा ओवर आपके पास एक्सेसिव बोरोइंग नहीं होना चाहिए। हमेशा ये जरूर चेक कर लेना जितनी बोरोइंग है उसका एटलीस्ट 2 टाइम आपके पास रिजर्व तो होना ही चाहिए मिनिमम, राइट। कि कल चल के, क्योंकि देखो बहुत सारे रिजर्व अननेसेसरी वाले भी होते हैं, राइट। इसलिए मैं 2 टाइम बोल रहा हूँ, 2 टाइम 3 टाइम, जितना ज्यादा ये रिजर्व रहेगा ना उतना वो कंपनी के लिए सेफर साइड रहेगा। तो ये बात आप लोगों ने क्या करनी है, थोड़ी ध्यान रखनी है जब भी बोरोइंग्स की बात आएंगी तब। अच्छा, बोरोइंग के अलावा आप लोगों के पास ना करंट लाइबिलिटीज भी आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलती है। देखो, करंट लाइबिलिटी उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हर धंधे के अंदर क्या होती है, लाइबिलिटीज कम ज्यादा होते रहती है, जो रूटीन हमारे क्रेडिटर्स है, राइट। अच्छा, एक बात मैं बोरोइंग में बताना भूल गया, बोरोइंग में कई बार लीज बोरोइंग भी आती है। तो लीज बोरोइंग से उतना घबराइएगा नहीं, क्यों, क्योंकि भाई कोई भी कई 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 कंपनी क्या होती है, लीज पर प्रॉपर्टीज लेती है। और जैसे कि मान लो मैंने कोई आउटलेट है, उसको 100 करोड़ के लीज पर ले रखा है, मतलब लीज की अमाउंट कितनी थी, 100 करोड़। कितने साल के लिए, से मैं बोलता हूँ हमने वो 100 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है, मतलब 1 करोड़ पर ईयर की लाइबिलिटी बनती है मेरी। तो मेरे को 100 करोड़ आज के आज में नहीं देने, वो तो मेरी लीज पर ली हुई बोरोविंग्स है, जो कि मैंने ग्रेजुअली रीपे करना है उसका, करेक्ट। तो लीज बोरोविंग इट्स नॉट टू मच हार्म्ड टू द बिजनेस, ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देती है, क्योंकि इसका पेमेंट कैसे करना होता है, ग्रेजुअली करना होता है, और फॉर ये रनिंग अ बिजनेस एक्टिविटीज बोल सकते हैं, उसके लिए जरूरी पार्ट होता है। हाँ, करंट लाइबिलिटी की बात कर रहे थे हम। देखो, करंट लाइबिलिटीज में अगर बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पे आपकी क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, या फिर आपके अदर करंट लाइबिलिटीज बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, क्यों, क्या बिजनेस वालों के पास पैसा नहीं है अपने क्रेडिटर्स को देने के लिए। कहीं ना कहीं अगर ऐसा आ रहा है कि क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रिपेमेंट ही नहीं हो रहा है, मतलब कंपनी के लिक्विडिटी पर क्वेश्चन मार्क अराइज होते हैं। क्या कंपनी की लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम है, क्या कंपनी का पैसा नहीं है अपने क्रेडिटर्स को देने में, सवाल या निशान खड़े होते हैं उस कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर। तो इसलिए आपको ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी कंपनी के अंदर करंट लाइबिलिटी बहुत सिग्निफिकेंटली तरीके से, बहुत ड्रामेटिकली वे में तो चेंज नहीं हो रहे, बढ़ तो नहीं रहे। आपको इन बात का क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस कुछ इतनी बातें आपको लाइबिलिटी साइड में ध्यान रखनी है। अगर मैं अब असेट साइड की बात करूं, तो देखो असेट्स में बड़ा फेमस है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स लगातार बढ़ते रहे, अच्छी बात है, बट हो सकता है किन्हीं कंपनी में ये ना बढ़े जहां पर भैया फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, फिक्स्ड असेट्स की जरूरत ही नहीं है। और अगर मान लो कम हो रहे हैं, तो पहले ये देख लेना डिप्रिशिएशन की वजह से तो कम नहीं हो रहे। सर, डिप्रिशिएशन मतलब कोई एसेट्स का जब हम यूज करते हैं ना, तो उसके वियर एंड टीयर की वजह से उसकी वैल्यू एवरी ईयर सर्टेन परसेंटेज से क्या होती है, डाउन करती है। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स आपका 5 to 10% के अराउंड अगर नीचे आ रहा है, तो इसको मतलब वो है कि वो किसकी वजह से कम आया हुआ है, डिपॉजिट्स, अपना डिप्रिशिएशन की वजह से कम हुआ है। हाँ, अगर मान लो बड़ी वैल्यू से कम हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है इन्होंने अपने फिक्स्ड असेट्स को बेचा है, और क्या अपनी असेट्स को बेचना अच्छी बात है। आप अपने पैसे सोचो, अगर आपके कोई प्रॉपर्टी बनी बुनाई है, उसके बनी बुनाई प्रॉपर्टी को बेचना अच्छी बात है। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि मैंने एक घर बेचकर फिर 4 घर और ले लिया, तो वो बात अलग है। पुराने प्रॉपर्टी को बेचकर नई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करना, तो नेट इफेक्ट तो इंक्रीज का ही दिखना चाहिए। लेकिन अगर नेट इफेक्ट फिक्स्ड एसेट डिक्लाइन होते हुए नजर आ रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, डिप्रिशिएशन की वजह से डिक्लाइन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिक्स्ड असेट्स के अलावा आपको दूसरी जो बात है वो है इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस का आपने लगातार चेक करना चाहिए इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो गुड, वेल, काफी अच्छा है, राइट। उसके अलावा आप लोगों ने करंट एसेट्स के अंदर भी चीजों को चेक करना चाहिए। देखो, सन्ड्री डेटर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, नहीं तो रिकवरी का टेंशन बढ़ जाता है, बेड डेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब सन्ड्री डेटर बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो किस किस से रिकवर करूं, किस किस से वसूली करूं। कंपनी के साथ बहुत बड़ा एक जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो होता है रिकवरीज एजेंसीज और फिर रिकवरी ऑफ फंड फ्रॉम द डेटर। इसलिए कंपनी ने बहुत ज्यादा डेटर्स नहीं रखने चाहिए, एक्सेप्ट फ्यू कंपनीज लाइक अ बैंकिंग या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, उनके पास आपको एसेट्स में मोस्टली क्या दिखेंगे, लोन एंड एडवांसेस दिखेंगे, क्योंकि इनका काम ही क्या होता है, लोन एंड एडवांसेस बांटने का काम होता है। बैंक की बात कर लो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर लो, जैसे कि बजाज फाइनेंस फिनसर्व वाले हो गए आपके, एचडीबी वाले हो गए आपके, राइट। ऐसे ही आप लोगों के काफी, जैसे श्रीराम फाइनेंस की बात कर लो, राइट, एनबीएफसी की बात कर लो, तो इनके पास तो आपको एसेट्स में लोन एंड एडवांसेस काफी सारे दिखेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि इनका काम ही, इनका पेशा, इनका व्यापार, इनका व्यवसाय ही क्या है, लोन पर पैसे बांटना, तो उनका तो दिखेगा ही। इस टाइप की कंपनी को छोड़कर कोई नॉर्मल कंपनी है जो इस तरीके से फाइनेंस सेक्टर के अंदर डील नहीं कर रही है, उनका अगर आप लोगों को डेटर का अमाउंट बहुत ज्यादा दिखे, रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा दिखे, तो माइंड में एक डाउट क्रिएट होना चाहिए, एक सस्पिशियस माइंड होना चाहिए आपका। और सस्पिशियस माइंड के अंदर ये कहानी चलनी चाहिए कि यार ये माल बेच रहे बट ग्राहकों से पैसे क्यों नहीं ले रहे, क्या ग्राहक इनके मालों से, क्योंकि देखो पैसा सामने वाला कब नहीं देता, कस्टमर कब पैसे नहीं देने के बारे में सोचता है, आइदर वो उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, राइट, ये कारण हो सकता है, या फिर उसको आगे चल के उसके बिजनेस को बंदिश करना है, बोले उससे आगे चल के रिलेशन ही नहीं रखना है, छोड़ो मत दो। दूसरी चीज ये होती है किसी के पैसे वापस ना करना। एक सेकंड रीजन क्या होता है कि हमें उस कंपनी या उस बिजनेस के साथ आगे डील ही नहीं करना है। से एक एग्जांपल के लिए, मैं बिंग अ टीचर अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी कोई फीस ड्यू है, आप एट द एंड क्या सोचेंगे, छोड़ना मेरे को आगे थोड़ी सर से पढ़ना है, छोड़, नहीं देते पैसे। तो ये कब आया आपके दिमाग में थॉट, जब आपको मेरे से आगे डील नहीं करना है। अच्छा, आगे अगर कंटिन्यूटी में डील करना होता तो क्या आप मेरे पैसे रोक के रखते क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि पैसे क्यों रोकू, जब मुझे आगे इनसे और व्यवहार करना है। तो अगर डेटर के पैसे नहीं मिल रहे हैं, रिसीव्ड नहीं हो रहे, इनका डेटा टर्नओवर रेशियो अगर बहुत लंबे समय तक जा रहा है, तो भैया ये खतरे की घंटी, घंटी नहीं घंटा बज चुका है। तो याद रखना, रिसीवेबल्स बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ बातें। अच्छा, कैश, तो देखो किसी कंपनी के पास कैश भरमार होती है, किसी के पास कम होती है, राइट। और हम बैलेंस शीट के बेसिस पर, क्योंकि कैश का अगर मैं बात करूं तो कैश ऐसी चीज है जो पल में आपके हाथ में होगी, पल में आपके पास से गायब हो जाएंगी। तो सिर्फ कैश के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना। हो सकता है जिस दिन आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो उस दिन कंपनी के पास कुछ भी कैश ना हो और रिपोर्ट में बहुत सारी कैश दिख रही हो। तो इसीलिए सिर्फ कैश कितनी है किसी कंपनी के पास, उस बेसिस पर डिसीजन मत लेना। लेकिन हाँ, कैश भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी कंपनी के पास अगर कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस अगर बहुत अच्छे है, सॉलिड है, इसका मतलब कंपनी के अंदर लिक्विडिटी भी उतनी ही अच्छी होंगी, क्योंकि वो कंपनी किसी को भी इजीली फंड प्रोवाइड कर सकती है। तो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन किन्हीं बातों को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, और क्विकली इनसे आप लोगों ने क्या कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है। ये तो बात हो गई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ पार्ट्स की। इसके अलावा अगर मैं रेशियो के अंदर बात करूं तो आपको कुछ रेशियो पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर जरूर देखना चाहिए। अगर कंपनी का ईपीएस पॉजिटिव है, मतलब कंपनी के अंदर भैया दम तो है। अब ये भी देखना है, कोई कंपनी का भाव मार्केट में मान लो 10,000 रुपए चल रहा है और उसका अर्निंग पर शेयर 2 रुपए, ओ माई गॉड, मतलब कि कंपनी 5,000 गुना महंगी चल रही है। अपने अर्निंग पर शेयर से कंपनी 10,000 रुपए पर मार्केट में उसका भाव चल रहा है और कंपनी एक शेयर पे कमाती कितनी है, 2 रुपए, मतलब 5,000 गुना कंपनी महंगी है। मतलब जितना कमाती है उसका 5,000 ज्यादा गुना लोगों से वसूल कर रही है एज अ मार्केट प्राइस। यानी इनका पी रेशो आपको बहुत हाई देखने को मिलेगा, राइट। तो ईपीएस से ही कनेक्टेड एक डॉट है जो जिसको हम बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, जिसमें प्राइस और अर्निंग का कनेक्शन होता है। तो हमेशा याद रखना, पीई रेशियो वेरी हाई इज ऑलवेज हार्मफुल, वेरी हाई इज ऑलवेज हार्मफुल, राइट। ये बहुत हार्मफुल है। सर पी रेशियो वेरी लो रहा तो, बेटा वेरी लो रहा तो एक बार का ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा लो मतलब कि ऐसा हो गया कि किसी के पास क्षमता तो है लेकिन उसकी क्षमता को उसको क्या नहीं मिल रहा, उतना उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है।
यानी कि मान लो एक एग्जाम्पल के लिए मेरा कंपनी का अर्निंग पर शेयर एक एग्जाम्पल के लिए 500 रुपए है, राइट। मैं एक शेयर पे 500 रुपए कमाता हूं और मार्केट में हमारा प्राइस चल रहा है 200 रुपए। ये क्या बात हो गई भाई? यानी तुम्हारी कमाने की क्षमता 500 है, फिर भी ऐसा क्या बात है कि लोग तुमको वैल्यू नहीं कर रहे, राइट। तो पी रेशो जरूरत से ज्यादा कम होना भी अच्छी बात नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन तुम्हारे पोटेंशियल को कोई वैल्यू ही नहीं करता। मतलब तुम कितने भी नेक इंसान क्यों ना हो, अगर तुम्हारी मार्केट में रेपो ही नहीं है, तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो तुम्हारे अंदर कौन इन्वेस्ट करेगा? कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाएंगे। इसलिए पी रेशो वेरी लो होना, 1 के नीचे चली जाना, ये भी अच्छी संकेत नहीं है, या 1 2 ये भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। तो पी रेशो ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए? तो भाई किसी भी कंपनी का पी रेशो अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन में बात करूं तो ये एटलीस्ट 10 के आसपास तो होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। कहीं यार अगर कोई अच्छी कंपनी है तो उसका मार्केट में लोग 10 गुना तो उसको वैल्यूट करे कम से कम उसके अर्निंग पर शेयर का, करेक्ट। सो पी रेशो की जो वैल्यू है वो आपके 10 to 40 के बीच में वेरी करनी चाहिए। वेरी हाई पीई ऑलवेज हार्मफुल। एक बात याद रखना, अदानी ग्रुप्स के आप कभी पीई रेशो चेक करना, बहुत हाई है उनके पी रेशो, क्योंकि उनके एक्चुअल अर्निंग पर शेयर की कैपेसिटी नहीं है, बट फिर भी मार्केट में उनके भाव इतने ज्यादा वेरी करते। क्यों करते उनके इतने भाव वेरी? बिकॉज मार्केट को उन्होंने ओवर वैल्यूड कर रखा है। ओवर वैल्यूड बहुत सारे प्राइस है। सर आप आके अदानी की धोना शुरू कर देते हो, कुछ दुश्मनी है क्या? कोई दुश्मनी नहीं भाई उनसे, मेरे पास खुद अदानी की होल्डिंग्स रखी हुई है, राइट। तो जो फैक्ट है सो है, और ऐसा सिर्फ अदानी ग्रुप ही नहीं है, और भी बहुत सारे आप लोगों को एसएमई कैटेगरीज के स्टॉक देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे पानी स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट, जिनका पी रेशो वेरी हाई होता है, करेक्ट। चलिए, तो आपको अर्निंग पर शेयर, पी रेशो, ये दो मार्केट के वैल्यूएशन के लिए समझना जरूरी है। उसके अलावा आप लोगों को बुक वैल्यू चेक करनी चाहिए, राइट, कि बुक वैल्यू क्या चल रही है किसी भी शेयर की। मान लो एक एग्जांपल के लिए बुक वैल्यू 50 रुपए है और वो शेयर का मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 250 रुपए चल रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने बुक वैल्यू का 5 टाइम्स मार्केट में चल रही है, मतलब 5 गुना ज्यादा भाव पे मार्केट में चल रही है। तो सर क्या ये सही बात है? होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक के ठीक है, 5 गुना तक भी एक बार का हम सोच सकते हैं भैया, ठीक है कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसलिए लोगों ने अप्रिशिएट किया, बट जरूरत से ज्यादा आपकी पता है बुक औकात ही 50 रुपए की है और आपका मार्केट में एक शेयर 25,000 का चल रहा है, यानी ये क्या बात हो गई भी? मतलब इतने ज्यादा टाइम्स आपकी कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस ये मल्टीपल ऑफ 5 टाइम्स 6 टाइम 10 टाइम्स तक के ठीक है, मैनेजेबल है। उससे ज्यादा अगर है तो भाई वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है। आपकी इच्छा, ओवर वैल्यूड कंपनी में आप ट्रेंड के हिसाब से पैसे लगाने जाओ तो लगा भी सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि इन आंकड़ों के बेसिस पर किसी कंपनी का डिसीजन होगा, लेकिन हाँ इन आंकड़ों के बेसिस पर उनकी लंबे समय की अवधि में वो कितना ग्रोथ करेंगे ये जरूर डिसाइड हो जाता है। टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए क्या गेन बनाना वो एक अलग मुद्दा है। शायद मेरी इस बात से टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एग्री ना करे, वो बोले यार क्या बुक वैल्यू देखना, क्या पी रेशियो देखना, बोले चार्ट्स देखो, कैंडलस्टिक्स देखो, पैटर्न्स देखो, राइट, प्राइस एक्शन देखो, बोले तुरंत ट्रेड लो, बोले आप 5% 10% लेकर निकल जाओ। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको करना है तो टेक्निकल डेफिनेटली देखो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होरिजन है ना, आज अगर ये 50 रुपए का बुक वैल्यू मार्केट में 25,000 चल रहा है, यानी कि अगर कंपनी में कहीं पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो उसके शेयर होल्डर को 50 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता। यानी आपने 24,950 रुपए पूरे रिस्क में लगा के रखा है। समझ रहे हो बात को? यानी कि कंपनी की औकात ही 50 रुपए की थी, आप उनको कितना ज्यादा प्रीमियम दे रहे हो, और जरूरत से किसी को ज्यादा प्रीमियम दे देना, राइट, अगर वो कंपनी सही वर्क नहीं की, परफॉर्म नहीं की, तो आपका उतना पूरा प्रीमियम के पैसे का क्या हो सकता है? नुकसान हो जाता है, राइट। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कोई टीचर आपको बड़ा ही भाग गया, राइट, अब वो बोलता है मार्केट में ऑन एन एवरेज किसी कोर्स को लेकर फीस चल रही है 10,000 रुपए, और वो टीचर बोलता है कि मैं तुमसे 1 करोड़ चार्ज करूंगा क्योंकि मेरी प्रीमियम वैल्यू है। तो क्या आप दोगे? क्या आप इतने बेवकूफ हो क्या? राइट। तो मार्केट में भी वही चीज सोचना है ना, कि कोई कंपनी अपनी औकात से बहुत ज्यादा वैल्यू पर अगर ट्रेड कर रही है तो उसको उसकी औकात दिखाने का नहीं करना है ऐसे कंपनी में ट्रेड। भैया तुम पहले अपने सही औकात पे आ जाओ, बोलने का मतलब सही वैल्यूएशन पर आ जाओ। और ये सही वैल्यूएशन पर कौन लाता है? आपके हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनको शेयर मार्केट का आइडिया है, जिनको फंडामेंटल वैल्यूएशन का आइडिया है, ऐसे लोग फिर उनको उनकी सही औकात पर भी लेकर आते हैं। जो कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है उनको उनकी सही औकात, उनकी सही जगह दिखाई जाती है। ऐसे बहुत सारे आपको शेयर देखने को मिलेंगे जो एक समय पर
4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए के चलते थे, आज वो शेयर 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए पर आ चुके हैं। यानी उनको जिन्होंने लॉन्ग टर्म्स में समझा था, जिन्होंने फंडामेंटली ऐसे कंपनी के एनालिसिस किए थे 10 साल 15 साल के टाइम होरिजन के लिए, आज वो कंपनी अपनी औकातों पर चल रही है, जिसका बहुत बड़ा जो नमूना है यस बोल सकते हैं। यश बैंक एक समय पे 1400 रुपए तक यश बैंक गया था, राइट। एक जमाना था यश बैंक का भी जहां पर उसने अपना एवर टाइम हाई 1400 रुपए का बनाया था, और एक टाइम था कि इसकी औकात आ गई थी 5 रुपए पर, ठीक है। फिलहाल में भी 25 रुपए के आसपास, 23 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है फिलहाल में भी, जिस समय हम ये क्लास या सेशन ले रहे हैं। तो सोच सकते हो कितनी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो चुकी थी। ऐसे और भी स्टॉक्स है, आप आर पावर की बात कर लो, रिलायंस पावर की बात कर लो, आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लो। ये सब ऐसे स्टॉक्स है जिनको उनकी औकात दिखाई गई, क्योंकि ये कंपनी क्या हुई थी, बहुत ज्यादा एक बबल का शिकार हुई थी। और आज आप मार्केट में, ऐसा नहीं कि कंपनी बाहर हो चुकी है, बट स्टिल आप उनका जो वैल्यूएशन चेक कर सकते हो। इसीलिए बेटा फंडामेंटल्स का होना आपके पास जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं रेशियो में बात करूं, रोई, आई मीन टू से रेट ऑफ आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जरूर देखना, क्योंकि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये तो पता चले कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2, 3 या 7-8% है, तो भाई काहे जा रहे हो इसमें। अगर वो कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही 7% है, तो बेटर है आप सिक्योरली मार्केट में एफडी में पैसे इन्वेस्ट कर दो। काहे आप अपने पैसे वहां खपा रहे हो जबरदस्ती, है ना। तो आपका कंपनी का रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, भैया कोई अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ठीक ठाक तो रिटर्न मिले, तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी कंपनी का ठीक ठाक होना चाहिए, एटलीस्ट 7 to 8% से तो भैया ज्यादा रहे, तो हम आपके पास इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ कुछ लॉस मेकिंग कंपनी में भी लोग पैसे लगा देते हैं, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की गेन के लिए करते वैसा। तो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी चेक करना चाहिए। तो ये कुछ चंद चीजें हैं जो आप लोगों ने किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के समय पर क्या करना चाहिए, एनालिसिस करने चाहिए, राइट। तो राइट नाउ मैं अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ किधर, गूगल पे सर्च करते हैं स्क्रीनर की तरफ, राइट। तो हम चलते हैं किसकी तरफ, screener.in की तरफ। और यहाँ पर हम लोग क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टूल है, और इस टूल के बाद हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मनी कंट्रोल जैसे भी एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल में मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों के साथ बात किया था जोमेटो को लेकर, फिलहाल में हेरिटेज फूड की बात करते हैं, राइट। तो हेरिटेज फूड का हम लोगों ने क्या करना है, नंबर्स के साथ चीजों को चेक करनी है, राइट। तो मैं इसके सबसे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट पर आता हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने आपके साथ बैलेंस शीट का डिस्कशन किया है, तो मैं पहले इसके बैलेंस शीट्स आप लोगों को दिखाता हूँ और आप डिसाइड करोगे। और मैं ईयर टू ईयर बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ, 2013-14 से लेकर तो अभी जो 31 मार्च 2024 तक का जो रिपोर्ट है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 12 करोड़ से 23 करोड़ ऑलमोस्ट डबल हुई, लेकिन 23 करोड़ काफी लंबे समय तक के कांस्टेंट रही, लगभग बोल सकते हैं 8 साल तक के ये कांस्टेंट था। फिर उसके बाद 23 से फिर इनका डबल हो गया। क्यों डबल हुआ, तो मैंने कारण बताया था, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने नए शेयर्स मार्केट में इशू किए। तो हेरिटेज फूड एक छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट की थी, और जब जैसे जैसे लेवल बड़ा होता है कैपिटल की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ज्यादा कैपिटल के लिए ज्यादा ये लोग मार्केट में इशू भी करते हैं। तो ठीक है, शेयर कैपिटल बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए इसकी आपकी कहानी समझना पड़ेगा कि क्यों बढ़ा है एक्सपेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए आपको इसका बैकहैंड 2023 की रिपोर्ट में जब इन्होंने ये जब शेयर बढ़ाया था, तो आपको 2023 की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी कि जब इन्होंने 2023 में शेयर इशू किए थे तो किस इंटेंट से किए थे। ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है। रिजर्व देखिए, क्या रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, क्या रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ कम हुआ था 2020 में, क्यों कम हुआ था आपको कारण भी शायद स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। जस्ट कोविड नवंबर दिसंबर से ग्लोबली इंपैक्ट किया था, मतलब कि कोविड की वजह से जो 2020 का जो सीन था, लास्ट क्वार्टर में किसी भी कंपनी का धंधा नहीं चल पाया था। हमारे इंडिया में तो कोविड मार्च में उसका इंपैक्ट दिखना शुरू हुआ था, बट ग्लोबली कोविड का इंपैक्ट अक्टूबर नवंबर से शुरू हो चुका था। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये पूरे जो 6 महीने थे ग्लोबल जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत बुरे थे, और उसके बाद के 6 महीने भी बुरे ही थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इंडिया में 2021 की अगर मैं बात करूं,
ठीक है, तो वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया था। जो फर्स्ट लॉकडाउन का जो फेज खत्म हुआ था, सेकेंड लॉकडाउन का जब वो अपहेल्ड हो रहा था, वहां से बिजनेस फिर इम्प्रूव करने शुरू हो गए थे और हैवीली फिर डिमांड भी बढ़ गई थी। इसलिए आपको फिर यहाँ से कोविड के उस छोटे से गिरावट के बाद से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इनका फिर एक पॉजिटिव वे में इनका रिजर्व एंड सरप्लस। शायद अगर ये कोविड वाला बीच में सिनारियो नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस खराब भी हुए थे और बहुत सारे बिजनेस पनपे भी थे उस ड्यूरेशन में, नए बिजनेस को वहां पर पंख भी लगे थे, राइट। तो ये वापस अपने पुराने 2019 के लेवल के आसपास फिर से कंपनी भी आते हुए नजर आ रही है, इनके रिजर्व्स, राइट। ओके, उसके अलावा अगर मैं बोरोविंग्स की बात करूं, कंपनी ने बीच में बोरोविंग्स बढ़ाया था अपनी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने बोरोविंग्स को कम भी कर दिया और रिसेंटली फिर से इनकी बोरोविंग्स बढ़ी है, बट ठीक है, मतलब प्रीवियस लेवल के हिसाब से उतना ज़्यादा भी बोरोविंग्स इनके पास नहीं है। और लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हो कि ये लगभग लगभग आपका ये 6 टाइम्स 5 टाइम्स आपके पास क्या है, 5 टाइम्स के अराउंड आपके पास रिजर्व है, मतलब रिजर्व सफिशियंट है आपके बोरोविंग को रिपे करने के लिए, मतलब कंपनी ठीक है फंडामेंटली। उसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ी है, तो मैं अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर चेक कर लेता हूँ कि मेन किस वजह से बढ़ी है। ट्रेड पेएबल्स, मतलब क्रेडिटर्स, जिनसे ये उधार सामान खरीदते हैं, लगातार इन्होंने तो मेंटेन करके रखा है, बट लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि जो 2024 में, इसके पहले कभी भी इन्होंने इतना बकाया तो नहीं रखा था। तो भैया ये एक अच्छी बात नहीं है। क्यों आप अपने क्रेडिटर्स का पैसा बकाया रख रहे हो? क्या आपके पास लिक्विडिटी नहीं है हेरिटेज फूड वाले? अगर आपके पास है तो दो, क्योंकि आपका पास ट्रेंड तो बिल्कुल नहीं बोलता कि आप इतने 100 करोड़ के आसपास का अमाउंट कभी भी आपने बैलेंस रखा होगा। पिछले बार भी आपने 45 करोड़, ठीक है, 7 करोड़ का डिफरेंस था, राइट। अगर आप देखोगे तो 8 10 12 करोड़ के ऊपर का बैलेंस डिफरेंस बैलेंस नहीं है दिख रहा है आपको ईयर टू ईयर में। तो यहाँ एकदम से 100 करोड़ का बैलेंस क्यों रख दिया भाई आपने? कहीं इससे डाउट आता है। जो भी एनालिसिस्ट होता है, जो फंडामेंटली फिनेंस एनालिसिस कर रहा है, उसके माइंड में एक डाउट आता है, एक सस्पिशियस पॉइंट आता है, क्या हेरिटेज फूड के पास पैसा नहीं है? ये डाउट आता है, क्योंकि पैसा नहीं दे रही है, मतलब यही डाउट आएगा ना कि पैसा नहीं है, करेक्ट। ओके, अदर आइटम्स, चलो ये तो इट विल बी ओके, अगर मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करूँ तो। चलिए, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ लाइबिलिटी में एक ही पॉइंट थोड़ी सी खली है कि ट्रेड पेबल का भैया पैसा आपने क्यों रोक के रखा है, बस ये एक बात खली है, अदरवाइज सारी चीजें सही है, राइट। अच्छा, उसके अलावा फिक्स्ड असेट्स के अंदर आप देखोगे तो थोड़ी ग्रोथ, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई है, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, तो उसको हम मान सकते हैं डेप्रिसिएशन एक रीजन हो सकता है। ग्रोथ 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 मतलब इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो लगातार आपको इसके अंदर फिक्स्ड असेट्स के अंदर धीरे धीरे हौले हौले क्या देखने को मिल रहा है, आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये उनका वर्क इन प्रोग्रेस है, जो उनका पैसा कैपिटल जो वर्क इन प्रोग्रेस में लगा हुआ है, ये वो पैसा है उनका। इन्वेस्टमेंट भी आप देखोगे तो अच्छे खासे इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। पहले कहाँ 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, सीधा 478 करोड़ पे आ गए, सीधा 1002 करोड़ पे आया। मतलब ये कंपनी लगभग 2018-19 में ना अपने पीक पर आई थी ये कंपनी, उस पीक से फिर वापस डाउन हुई है कंपनी। 2018-19 का जो पीक आया था इस कंपनी के अंदर, उसके बाद से कंपनी अभी अपने पीक से नीचे ही चल रही है, राइट। फिलहाल में हालांकि 2024 में फिर से इस कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है और लगभग अपने जो इन्वेस्टमेंट है 140 करोड़, जो कि हमें रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं इनके। और अदर असेट्स लगभग, मुझे तो लगभग सिमिलर, बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है पिछले साल से, बट फिर भी मैं डिटेल चेक कर लेता हूँ। तो इसमें इनकी इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। इन्वेंट्री जितना बना के रखोगे, शायद इन्वेंट्री कंपनी इसलिए ज़्यादा बनाती है ताकि ये आउट ऑफ द स्टॉक ना हो, तो ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ट्रेड रिसीवेबल भी बहुत ज़्यादा नहीं है इनके, मतलब ठीक है, पैसे वसूल कर लेती है। और भाई नायडू बाबू है, वो तो पैसे तो वसूल करवाएंगे, राइट। अब तो पावर में भी आ गया है पूरी तरीके से। ओके सर, ये कौन है नायडू बाबू? आगे पता चलेगा जब मैं प्रमोटर्स की तरफ लेके चलूंगा। चलिए, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो कंपनी ने अगेन अपने जो पुराना 18-19 का जो पिक था, वहां से जो कोविड के बाद से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, वापस इन्होंने अपना कैश बैलेंस मेंटेन करना शुरू कर लिया पुराने लेवल के से भी ज्यादा। मतलब इन्होंने अभी 2024 में अपना ऑल टाइम हाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। कंपनी ने किसी को भी शॉर्ट टर्म लोन वगैरह नहीं दिया है, पहले दिया था वो भी वसूल हो गए, सीआर के आसपास था, 1 सीआर। और ये अदर असेट्स है जो स्लाइटली इनकी बढ़ी है। तो अगर मैं इनको आउट ऑफ 10 अगर रेटिंग करूं तो 8 के आसपास मैं रेटिंग करूंगा, क्योंकि एक ड्रॉबैक इस बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिला था, वो था इनकी जो क्रेडिटर्स है
वो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग है, 100 करोड़ के आसपास की क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है, जो कतई नहीं होने चाहिए अगर हम इनके पास्ट क्रेडिटर्स के अगर रिपोर्ट्स के या बैलेंस को चेक करें तो भाई ये तो मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में बता दिया, राइट। चलिए अब मैं बताता हूँ इनकम स्टेटमेंट में आपको, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को कौन कौन सी बातें हैं जो आपने एकदम क्विकली गो थ्रू करनी चाहिए। सबसे पहला तो आपको इनका सेल चेक करना। अच्छा, सेल की डिटेल देख लेना भैया कि कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि परसेंट भी मैटर करता है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो सेल के ग्रोथ में इनका जो 18-19 में एक 25% का जो 18 में पीक था, उसके बाद थोड़ा इनके सेल में डिक्लाइन आया था। डिक्लाइन मतलब ग्रोथ तो था लेकिन वो तेजी के साथ ग्रोथ नहीं था। और कोविड के इसमें तो जो 2021 का था वो तो पूरा भरा कोविड का था, वहां तो हर किसी का सेल डिक्लाइन किया ही किया था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर से इन्होंने अपने सेल्स ग्रोथ के अंदर एक पीक पकड़ ली है, 20-18, मतलब इनका एवरेज 18% का इनका ग्रोथ यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए, तो इस चीज के बाद आप लोगों ने ये जरूर चेक करना है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे कोविड में लॉस में जाने के बाद इन्होंने क्या किया था, इनका प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डिक्लाइन जरूर हुआ था, बट इस साल थोड़ा इन्होंने मेंटेन करके रखा है, राइट। यानी कि 4 से 5% इनका 1% ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलता है, जो बहुत बड़ा कोई ग्रोथ का मार्जिन नहीं है। अच्छा, अदर इनकम है इनके पास। और अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो ये रहा जी इनका नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग इनकम के अलावा अदर सोर्सेस से भी क्या हुआ है, एक इनका इनकम जनरेट हुआ है, राइट। तो लगभग यहाँ 203 करोड़ का इनका पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और इधर आप लोग अगर बात करो तो 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि लगभग आप देखोगे तो 70 से 80% आप लोगों को प्रॉफिट बढ़ता नजर आया, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, 58 करोड़ से 107 करोड़ पर प्रॉफिट आ गया, मतलब लगभग डबल के आसपास, थोड़ा कम है, लाइक 90% अराउंड रफली अगर मैं बोलूं तो इतना आपको ग्रोथ देखने को मिला है, करेक्ट। अच्छा, इसका अर्निंग पर शेयर देखो तो लगातार क्या अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज होता हुआ नजर आया। पहले तो डिक्लाइन था, लेकिन ये जो अपने पिक में था 2018, उस समय तो अर्निंग पर शेयर बहुत भयंकर थे इनके। फिर वहां से थोड़ा इन्होंने 7-8 रुपए कोविड के टाइम पर नेगेटिव भी गया था, फिर वहां से थोड़ा इन्होंने अच्छी जंप लगाई थी, और देन उसके बाद से थोड़ा सा बैलेंस है इनका। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 11.48 का अर्निंग पर शेयर है। और क्या कंपनी डिविडेंड देती है? हाँ, पहले से तो देते आ रही है, बट इस साल अभी तक इन्होंने डिविडेंड दिया नहीं है, क्योंकि इनका भी एजीएम वगैरह होगा, वहां डिसाइड करेंगे कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का कितना डिविडेंड देना चाहिए। तो कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी तो है भाई। अच्छा, अब मैं इनके ग्रोथ की बात करूं तो सेल्स के अंदर पिछले 10 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे 8% है, 9% 5 सालों में, पिछले 3 सालों में 15% का ग्रोथ है, राइट। और टिल द डेट, मतलब अभी की तारीख तक के ओवरऑल 17% का, टिल द मंथ, मतलब अभी ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर भी इन्होंने 17% तक का ऑन एन एवरेज ग्रोथ दिखाया है। अच्छा, प्रॉफिट की बात करूं तो देखो आपको पिछले 3 सालों में यहाँ एक लॉस दिखने को जरूर मिलेगा, और ये कोविड वो एक फैक्टर था जिसकी वजह से यहाँ लॉस देखने को मिल रहा है। बट पिछले 10 सालों से 5 सालों से कंपनी लगातार प्रॉफिट में रही है, बट कोविड की वजह से कंपनी लॉस में भी गई थी, राइट। और मैंने आप लोगों के साथ ना आपके ग्रुप में एक लिस्ट शेयर किया कि लास्ट 10 ईयर से कौन कौन सी कंपनी जो लॉस में गई नहीं, इवन तो कोविड में भी वो कंपनी लॉस में नहीं गई थी। तो ऐसी कंपनी फंडामेंटली बहुत साउंड होती है, जो काफी लंबे समय से सस्टेन करके अपने प्रॉफिट को मेंटेन करके चल रही है। अच्छा, सीएजीआर की अगर मैं बात करूं तो देखो सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये कंपनी का ग्रोथ रेट भैया 21, 23, 30, मतलब अनबिटेबल। अगर मैं एफडी से कंपेयर करूं तो आपको 3% ज्यादा ही रिटर्न दे रही है कंपनी, राइट। तो सीएजीआर कंपनी का काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो ठीक है 14%, 8% लास्ट 5 ईयर में थोड़ा कम था, ये अभी 13%, मतलब कि इंप्रूव हुआ है ये, राइट। और टिल लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 14% के आसपास का। मतलब ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो कंपनी वापस एक पीक से डाउन हुई थी, वो डाउन के बाद काफी कंपनी ने वापस रिकवरी फेज शुरू की है। मतलब कंपनी का वापस वो बिजनेस पुराने जो 2018-19 के लेवल पे जो बिजनेस था, जो कि उनका पिक मोमेंट था, पिक बिजनेस का पॉइंट था, वापस कंपनी वहां नजर आ रही है, राइट, इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो दूसरी चीज हम लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में, फिर पीएल के बारे में, और तीसरी चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। सुनिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप चेक करो कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है,
राइट, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जनरली यहां से पॉजिटिव कैश फ्लो आपको नजर आना चाहिए। कैसा कैश फ्लो नजर आना चाहिए? पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव 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 चल रहा था, सही था। 2023 में नेगेटिव चली गया था, ये अच्छी बात नहीं थी 2023 के लिए, बट स्टिल 2024 में ये पॉजिटिव कैश फ्लो में टर्न आउट हो चुका है। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मोस्टली आपको माइनस में दिखनी चाहिए तो बेटर है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, कहीं लगाए, और इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात है, लगाना चाहिए पैसे, आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इनका इस बार इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा हुआ है। और कैश फिनेंसिंग एक्टिविटी ये भी माइनस में दिखे तो अच्छी बात है। इसका मतलब आपने अपने लाइबिलिटी का रीपेमेंट किया है, लाइक डिबेंचर्स का, लाइक शेयर्स का, लाइक बोरोविंग्स का। जब आप रीपेमेंट करते हो तो उसकी एक्टिविटी कहाँ दिखती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखती है। इसकी अगर आपको डिटेलिंग करना है तो आप ये डिटेलिंग इसके अंदर देख सकते हो कि कहाँ से वर्किंग कैपिटल के अंदर या जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उसके अंदर चेंज हुआ है। कहाँ से आप लोगों को इसमें पता चल जाएगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहाँ कहाँ पैसे बढ़े, कहाँ कम हुए, उसकी सारी ये डिटेलिंग्स होती है, राइट। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे परचेस किए कुछ रिसेंट पास्ट ईयर में, ये इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे खरीद रहे और इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी कर रहे हैं। लेकिन नेट इफेक्ट अगर देखो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है इन्होंने, ये परचेस है ये सेल है, तो नेट अगर आप देखोगे तो बढ़ाया है नेट इन्वेस्टमेंट इन्होंने अपना, राइट। तो ये डिटेलिंग यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी देख सकते हो इन्होंने रीपेमेंट किया अपने बोरोविंग का, और अच्छी बात है, आप जितना रीपेमेंट करोगे अपने उधार का उतना कंपनी के लिए अच्छी बात या अच्छे इंडिकेशंस होते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखना चाहिए, बहुत क्विकली आप लोगों ने इस चीजों को गो थ्रू करना चाहिए। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने जैसे पहले भी कहा था, हम लोगों को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखनी चाहिए। ये एटलीस्ट भैया 7-8% से तो ज्यादा ही हो तो मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ ना, राइट। तो ये ऑन एन एवरेज इस साल का तो भी आने का है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बट प्रीवियस ईयर तक का डेटा अवेलेबल है। और अगर मैं इसके पास ट्रेंड के हिसाब से देखूँ, एक साल को छोड़ दिया जाए, राइट, तो बाकी एवरी ईयर आप लोगों को इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बेटर नजर आया है, मोर देन ऑन एन एवरेज 15% के ऊपर का ही आपको नजर आ रहा है, राइट। चलिए, ये 2017-18 वाला जो उनका ये फेज था ना, बड़ा पिक फेज था उनका, 17-18-19 इधर कंपनी बड़ा अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद से कोविड से थोड़ी गिरावट आई थी, एंड अभी 2024 में वापस ये कंपनी एक अच्छे खासे रिकवरी के साथ आपको नजर आ रही है। चलिए, तो ये तो हो गए भी इनके फंडामेंटली एनालिसिस के बारे में, राइट। किसके बारे में? फंडामेंटली एनालिसिस के बारे में। नाउ अब बात करेंगे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर। तो ये जो बातें बता रहा हूं आपको हर कंपनी के अंदर करना है, राइट। सो प्रमोटर्स के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट कुछ सालों में लाइक 23-24 में बढ़ाई है, क्योंकि उनको भी पता है पिछले 2 सालों से कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। यहाँ शेयर होल्डर्स का आपको जो इंटरेस्ट है या फिर उनका जो पैटर्न के अंदर जो होल्डिंग्स है वो बढ़ता नजर आ रहा है। आप इनके प्रमोटर अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और देखिए, भुवनेश्वरी नारा, नारा लोकेश, राइट। उसके अलावा कंपनी है आपकी मेगा बीट फाइनेंस, ये कंपनी है जिनका एक मेजर स्टेक है। उसके अलावा ब्राह्मणी, ठीक है। उसके अलावा ये आपके नायडू, ये फैमिली के 2 स्टॉक आपको नायडू परिवार से 2 लोग देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सब उनके कौन है? इन्वेस्टर्स है। तो बड़ा इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो भुवनेश्वरी नारा का है, राइट। 24% का इनके पास क्या है? स्टेक है। किसके पास? भुवनेश्वरी नारा के पास। अब ये कौन है, आपको इनकी अगर डिटेल्स देखना है, डिटेल्स पढ़ना है, तो आप फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर लॉगिन करके इनकी डिटेल पढ़ सकते हो कि भाई ये नारा ग्रुप है कौन है, नारा फैमिली कहाँ के लोग हैं, राइट। तो आपको लोकेश नारा, भुवनेश्वरी नारा, मतलब कि नारा फैमिली में लगभग 35% के अकेली होल्डिंग इनके पास है, राइट। और उसके अलावा बाकी के आपके पास यहाँ पर छोटी मोटी होल्डिंग्स आपको और देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा एफआईज ने भी इनके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, एक बार इंटरेस्ट लूज करने के बाद वापस इंटरेस्ट दिखाया है। डीआईज भी लगभग 2 ईयर से कांस्टेंट है इनके साथ, और पब्लिक में इनकी होल्डिंग भी लगभग 2 सालों से कांस्टेंट नजर आ रही है, करेक्ट। चलिए, तो थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज है, अदरवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई मेजर आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते। अच्छा, ये सारी बात तो हमने कर लिया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड था। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी सिखाया, हमने जोमेटो के ऊपर बात किया, हम लोगों ने हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के ऊपर बात किया, हमने हेरिटेज फूड के ऊपर बात किया। आपने भाई ये आउटलाइन चीजों को पढ़ना नहीं भूलना है। इनका बिजनेस क्या है, बिजनेस समझना है, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत होनी चाहिए थी। तो हेरिटेज जो फूड है, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योर करना एंड प्रोसेस करना मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो जनरेशन ऑफ पावर थ्रू द सोलार एंड द विंड। मतलब ये फूड इंडस्ट्री में तो है ही है, साथ में एनर्जी फॉर द
कैपिटिव कंजम्पशन ऑफ द डेयरी प्लांट। अच्छा, डेयरी प्लांट के लिए करता है, कहीं ऐसे जनरल नहीं बेचता ये जो सोलार वगैरह के सिस्टम आपने देखा होगा डेयरी फार्म वगैरह में लगे हुए होते हैं, राइट। तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है। द कंपनी हैज अ रिच टू ओवर 15 लाख हाउस होल्ड इन इंडिया। लगभग ये 15 लाख घरों तक के अपनी सर्विस इंडिया के अंदर दे रहा है, और इसका बिजनेस इंडिया के बाहर भी है। आपको और पढ़ना है, लॉग इन करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपका जो भी लॉग इन जीमेल है, आप जीमेल से यहाँ पर साइन अप कर सकते हो, आपका जो भी यहाँ पर होगा। चलो मैं भी यहाँ पर साइन अप करने की कोशिश करता हूँ। कौन सा कंपनी सर्च कर रहे थे हम? हेरिटेज फूड के बारे में। रीड मोर पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इनके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इनका जो मेजर 2022 के हिसाब से बाइफर्केशन दे रहा है। मेजर इनकम इनकी कहाँ से आती है? मिल्क से और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से। मतलब अगर इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 91% ये कहाँ से कमाते हैं? मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट से कमाते हैं। उसके अलावा फैट एंड अदर से भी आता है। इनका प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया भी है और इंडिया के बाहर भी इनका होता है। इंडिया में अराउंड, ये साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है। इनके जो हेरिटेज फूड के जो आपको ब्रांड्स मिलेंगे साउथ इंडिया में ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो द कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस द 11 स्टेट इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट डेयरी इन साउथ इंडिया, राइट। क्योंकि ये खुद तेलंगाना आंध्र प्रदेश बेस्ड क्या है, ये कंपनी है, करेक्ट। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो इन स्टेट्स में इनका सिग्निफिकेंट मार्केट है। आपको महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में इन कंपनियों का उतना ज़्यादा बोलबाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। गुजरात में, महाराष्ट्र में मोस्टली अमूल, महाराष्ट्र में अमूल, दिनशॉ, इनके प्रोडक्ट्स, मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स, राइट, इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। गोविंद के प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। पुणे में लोकली आपको इस प्रोडक्ट का बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएंगी, राइट। गोविंद ब्रांड की अपने गोंदिया डिस्ट्रिक्ट या नागपुर में उतना नहीं है, बट पुणे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाओगे, पुणे जोन में अगर जाओगे तो वहाँ देखने को मिल जाता है, उनका लोकल ब्रांड है वहाँ का वो। उसके अलावा प्रोडक्शन कैपेसिटी 18 स्टेट ऑफ द आर्ट मिल्क प्रोसेसिंग, लगभग 2.6 मिलियन लीटर्स पर डे इन लोगों का क्या होता है, जिसमें से इन लोग 198 बल्क कूलर इनके प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बता रहा है कि किस तरीके से ये करेंगे, इनके आउटलेट्स बने हुए हैं, राइट। और इनकी सब्सिडीरीज हेरिटेज, आपकी नट्रिवेट लिमिटेड, उसके अलावा इनकी सब्सिडीरीज और एसोसिएटेड कंपनी है, इनके थ्रू ये क्या करती है, अपने चैनल्स को प्रमोट करती है, इनको चैनलाइज करती है अपने बिजनेस को। तो ये सारा आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ना है, इनके कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस भी थे। चलिए, इस कंपनी के की आपको फिनेंशियल चीज़ें या की रेशियोज आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इस कंपनी ने अपना 52 वीक का जो हाई लगाया था, अभी कुछ दिनों पहले लगाया था, जब ये एकदम बुल रैली में चल रहा था कंपनी, राइट। अगर आप इसके चार्ट देखोगे ना तो लगातार 4, 5, 6 सेशन ये स्टॉक अच्छा तगड़े तरीके से भागा है। तो और उसके बाद ये गिर कर अभी करंटली एक स्टॉक कितने पे चल रहा है, 559। मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई से, अगर ऑल टाइम नहीं 52 वीक हाई से अगर देखो तो लगभग आपको 20% के डिस्काउंट के आसपास आपको देखने को ये स्टॉक मिल रहा है। और अगर अपने लोअर से बात करूँ तो लोअर से लगभग ये अपने डबल ही रिटर्न दे चुका है, लगभग 250% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। उसके अलावा कंपनी का पी की बात करो तो ओवर वैल्यूड तो है, बट ठीक है, वो 100 को क्रॉस नहीं किया है इसने, 50 वगैरह के अंदर ही, बट फिर भी 40 के अंदर होता तो मैं और इसको ठीक ठाक बोलता, बट स्टिल कंपनी इज ओवर वैल्यूड, राइट। कंपनी का बुक वैल्यू 87 रुपीज़ है और लगभग उसका 5 to 6 टाइम ट्रेड कर रहा है। आप इसको मल्टीप्लाइड करके देख लेना या करंट प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा कितने गुना महंगा है ये अभी फिलहाल में अपने, राइट। जब आप 559 को, जो उसकी करंट प्राइस ऑन एन एवरेज चल रही है, राइट, हो सकता है जब आप इस क्लास को देख रहे हो तो इसका कुछ प्राइस और हो, जिस दिन रिकॉर्ड हो रहा है, लाइक 4 जुलाई 11:23 के आसपास इसका प्राइस इतना चल रहा है। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा ये कितना गुना महंगा है, हाउ मच दिस स्टॉक इज इन्फ्लेटेड, कितना टाइम इन्फ्लेट हुआ है। डिविडेंड ठीक ठाक है, बाकी डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो बहुत कम ही रहता है कंपनी का, 1-2% अगर डिविडेंड यील्ड आ गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। फेस वैल्यू कंपनी की 5 रुपए, क्योंकि कभी भी कोई डिविडेंड दिया जाएगा, जैसे कंपनी बोलती है 50% डिविडेंड दिया,
100% डिविडेंड दिया, तो एक्चुअली इस फेस वैल्यू पर दिया जाता है। अगर कंपनी ने 50% डिविडेंड अगर दिया है तो 5 रुपए का 50%, मतलब एक शेयर पे 2.5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होती है। आरओई ठीक ठाक है कंपनी का, आरओसीई भी ठीक ठाक है कंपनी का, मोर देन 10% है तो ठीक है, जा सकते हैं। फंडामेंटली उतनी बुरी कंपनी नहीं है, बट अब हमें कौन से लेवल पर बाई, कौन से लेवल पे सेल करना चाहिए, इसके लिए तो टेक्निकल सपोर्ट्स के साथ हम लोगों ने जाना चाहिए, राइट। तो टेक्निकल सपोर्ट्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं फिलहाल में इनका मार्केट कैप और सेल्स के अगर बारे में बात करूँ तो धीरे धीरे इनका सेल्स और मार्केट कैप बढ़ा था, लेकिन एक जो इन्होंने, मैं प्राइस के ऊपर आता हूँ, जो इन्होंने अपना, देखिए यहाँ से ये जो लगभग 400 रुपए के आसपास से 350 रुपए के आसपास ये जो स्टॉक भागना शुरू किया था, लगातार भागते भागते ये 728 का इन्होंने हाई बनाया हुआ था। यहाँ पर ये हाई का शेडो यहाँ बना नहीं है कैंडल प्रॉपरली, बट आप जब इसको कैंडल पे देखोगे प्रॉपर वे में, और उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू का आपको इस्तेमाल करना सिखाएंगे, तो 728 से लगभग गिर कर अभी लगभग 550 560 के अराउंड चल रहा है। तो इसका अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो बहुत समय तक ये एक रेंज में फंसा स्टॉक था। इस रेंज को उसने ब्रेकआउट दिया, तगड़ा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद वापस ये स्टॉक क्या हो रहा है, एक रेंज में वापस फंस रहा है, राइट। तो आपको कभी भी याद रखना ब्रेकआउट में डील्स करनी चाहिए। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग्स कैसे होती है इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, और मैं लाइफ टाइम का चार्ट लगाऊं इसका, तो ये एक अपना जो 2018-19 का देखो, यहाँ पर भी इन्होंने एक अच्छा पिक पकड़ा था अपना, दिख रहा है। 2016-17 के बाद इनके चार्ट में प्राइस का एक पिक देखने को मिलेगा, फिर उस पिक के बाद अगेन कंपनी डाउनफॉल हुई थी, और उन्होंने अपना ये 406 का जैसी लेवल क्रॉस किया था अपने ऑल टाइम, यहाँ से जो कंपनी की बुल रहने चालू हुई थी, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट्स। इन्होंने अपने लाइफ टाइम के प्राइस को क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था, और वो ब्रेकआउट के बाद 300 रुपए कंटिन्यूसली शेयर ऊपर की तरफ भागा था, जिसको हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग्स भी बोलते हैं। तो ब्रेकआउट्स पे जरूर आप लोगों ने नजरें बनाए रखना कोई भी कंपनी के लिए। सर कैसे पता करते हैं ब्रेकआउट्स पे कब मतलब स्टॉक खड़ा है, तो जब टेक्निकल का सेशंस आप लोगों का शुरू करेंगे, राइट, वहां पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। तो इस सेशन में मैंने पूरी तरीके से बात किया कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखने चाहिए कंपनी के, आप लोगों को लाइक जो बेसिक पैरामीटर्स है वो कैसे देखने चाहिए, राइट। तो इस सेशन को हमने यहीं पर एंड करना है, और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आप लोगों को कुछ कंपनियों का टास्क दे रहा हूं, कुछ कंपनियों के नाम आप लोगों के साथ में यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूं, और फिर हम नेक्स्ट सेशन में आईपीओ से रिलेटेड डिस्कशन शुरू कर देंगे, राइट। तो अब आप लोगों को बेसिक्स कंपनियों का फंडामेंटल चेक करते अगर आ रहा है, तो हम कमिंग आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। कमिंग सेशंस के अंदर हम आईपीओ के अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे, एंड जो भी आईपीओस अभी ऑन गोइंग होंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल में आप अपने पास नोट डाउन कीजिए कि आप लोगों को अभी कौन कौन से कंपनी है उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो चलो एक कंपनी का नाम दे रहा हूं मैं आपको, जो कि रिसेंटली इसके ऊपर कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, तो आपको कॉर्पोरेट एक्शन भी समझ में आ जाएगा, राइट, वो भी समझा दूंगा। सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड के नाम से आपको कंपनी देखने को मिलेंगी, जिसका शेयर प्राइस ऑन एन एवरेज 35-34 रुपए के आसपास अभी चल रहा, करंटली 34 रुपीज के आसपास का स्टॉक है। तो भाई मुझे आप लोग बताओ क्या इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, राइट, या करना चाहिए, और करना चाहिए तो भाई कितना टाइम आपका टारगेट होगा। अच्छा, अभी टारगेट तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए टेक्निकल की जरूरत आपको पड़ेंगे। बस इतना बताना है आपको कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, क्या कंपनी फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट करने लायक की कंपनी है या नहीं है। तो ये हो गई जी आपकी पहली कंपनी, कौन सी, सकुमा एक्सपोर्ट। चलो मैं बार बार आपको एक कंपनी बोलता हूँ, अदानी ग्रुप का नाम लेता हूँ, तो चलो आज अदानी ग्रुप का एक शेयर का एनालिसिस कर ही लिया जाए। अदानी विल्मार, राइट, लिमिटेड, AWL के नाम से आपको स्टॉक मिल जाएगा। लगभग ये स्टॉक आई थिंक 300 रफली 40 रुपए के आसपास कुछ चल रहा है शायद, ठीक है, 300, हाँ, यस। तो अदानी विल्मार ये आपका सेकंड स्टॉक रहने वाला है, और तीसरा और आखिरी स्टॉक जो कि हर दिल और भारत की जान वाला जो ग्रुप कहा जाता है, टाटा ग्रुप, ठीक है। तो टाटा ग्रुप का मैं एक आप लोगों को शेयर दे रहा हूं, आपको टाटा टाटा मोटर्स, चलिए टाटा मोटर्स के ऊपर आप स्टडी और एनालिसिस कीजिए, क्योंकि इस पर अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी इसकी ईवी सेगमेंट से रिलेटेड, राइट। तो ये भी आप लोगों को समझना है। तो मैंने आप लोगों को 3 कंपनी का बेटा टास्क दिया हुआ है, सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड, अदानी विल्मार लिमिटेड और टाटा मोटर्स।
राइट। तो इनके आप लोगों ने फंडामेंटली एनालिसिस करना है, बैलेंस शीट देखनी है, पीएल देखना है, कैश फ्लो देखना है, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पैटर्न देखना है, इनका बिजनेस मॉडल देखना है, इनके कुछ रेशियोज देखना है, इनका चार्ट देखना है कि भैया नॉर्मल वे में, अभी मैंने आपको कैंडल स्टिक के बारे में बात नहीं किया, नॉर्मल चार्ट देखते आना चाहिए कि प्राइस ऊपर गया था, नीचे गया था, सेल बढ़ा है, कम हुआ है, उन चीजों को। और उसके लिए आप स्क्रीनर की मदद से आराम से चेक कर सकते हो। मैं फिर से आपको एक बार स्क्रीनर पर ले जा लूं। जब आप ये चार्ट देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको प्राइस, पी रेशियो, राइट, उसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, उनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, चेक करना है, और उसके बाद आपने कल के सेशन में बताना है। और कल के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपीओ के बारे में। कल का सेशन डेडिकेटली, जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है हमारा, वो डेडिकेटली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में रहेगा, राइट। तो इस सेशन को यहीं पर करते हैं बंद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर।